जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग का 10th पार्ट, जो कि क्रम व्यवस्थीकरण अर्थात सीटिंग अरेंजमेंट है। तो इसमें सीटिंग अरेंजमेंट के टाइप्स को जानेंगे कि हम किस प्रकार से सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं। तो मुख्यतः सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है वह दो प्रकार में बांटा जाता है। पहला आपका तुलना के आधार पर और दूसरा आपका स्थान के आधार पर। तो जो पहला आधार है वह है तुलनात्मक और दूसरा जो है वह है आपका स्थान व्यवस्थीकरण। तो तुलना के आधार पर जो होता है उसमें आपको दो टाइप होते हैं, एक तो लंबवत हो गया परपेंडिकुलर और दूसरा आपका क्षैतिज हो गया मतलब अर्थ की सरफेस में। ठीक है, तो इन दो प्रकार में हम लोग बांटते हैं। ठीक है, और फिर आपका दूसरा टाइप हो गया स्थान का व्यवस्थीकरण। तो उसमें हम लोग व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या देखते हैं या फिर व्यक्ति या वस्तुओं का जो स्थान क्रम होता है, स्थित क्रम, तो उसको देखा जाता है। ठीक है, एवं तीसरा होता है उसका प्रतिस्थापन स्थित क्रम। तो इन तीन प्रकार से हम लोग स्थान क्रम व्यवस्थीकरण को डील कर पाते हैं। ठीक है, बाकी जो प्रश्न दिए गए हैं इसमें तो उसका हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इनमें आपको 23 प्रश्न दिए गए हैं जो कि प्रैक्टिस करना है। और इन 23 में जो सिमिलर प्रश्न होंगे वह मैं आपसे एराइज करता रहूंगा और जो नए नए प्रश्न आते रहेंगे वो मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न दिया गया कि जानवरों के एक समूह में शेर की जो आयु है वह चीता की आयु से अधिक है। यहाँ पर क्या किया गया, तुलना किया गया। मैंने क्या बताया कि दो प्रकार से करते हैं, एक तुलनात्मक और दूसरा उसका स्थान व्यवस्थीकरण। तो ये प्रश्न जो है वह तुलनात्मक के आधार पर आता है। और चलिए इसको पहले पूरा पढ़ लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि शेर की जो आयु है वह चीता की आयु से अधिक है, अर्थात शेर अधिक है किससे, चीता से। ठीक है, दूसरा क्या कहता है कि हाथी की आयु गाय की आयु से अधिक है, अर्थात हाथी की जो आयु है, हाथी की आयु गाय की आयु से अधिक है। ओके, नेक्स्ट दिया गया है यदि गाय की आयु शेर की आयु से अधिक हो, यदि गाय की आयु शेर की आयु से अधिक हो। ठीक है, तो बताइए कि सबसे कम आयु वाला जानवर कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर तीन तुलनात्मक चीजें आ गई। अब इन तीन इक्वेशन से आपको एक इक्वेशन बनाना है पूरा। ठीक है, 1 2 और ये 3। अब जब आपको ये तीन इक्वेशन आ गया तो इनमें से कैसे पता लगाएंगे कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि किसी का फर्स्ट जो होगा वो किसी के लास्ट में होगा। देखिए यहाँ पर इसका फर्स्ट इसके लास्ट में है और यहाँ पर इसका फर्स्ट इसके लास्ट में है। तो जो फर्स्ट लास्ट में दिया गया तो पहले उसको कंपेयर कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर यदि हम कंपेयर करते हैं, शेर शेर गाय दिया गया है, तो पहले कौन आएगा, शेर से बड़ा कौन है, गाय है, गाय, फिर आ गया शेर। ठीक है, फिर आ गया चीता। अब बताइए ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर गाय गाय दिया गया है और गाय से बड़ा कौन है, हाथी। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हाथी। अब बताइए इनमें से क्या प्रश्न में पूछ रहा है कि सबसे कम आयु का जानवर कौन है, अर्थात सबसे छोटा कौन है। तो सबसे बड़ा वाला ये हो गया, ठीक है, और सबसे छोटा वाला इधर हो गया। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ना, फर्स्ट का ए उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से आप इन चीजों का ध्यान देंगे और जो इक्वेशन बनेगा उसमें फर्स्ट लास्ट इस चीज का देखेंगे कि कहां पर क्या दिया गया है, कहां से मैच हो रहा है, और उनको मैच करके प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तब ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड प्रश्न दिया गया है अमन राहुल से बड़ा है किंतु कपिल से छोटा है। यहाँ पर भी तुलनात्मक है, लेकिन जैसे कि यहाँ पर दो चीजों में तुलना की गई थी, अब यहाँ पर तीन चीजों का तुलना किया गया है। ओके, तो चलिए तुलनात्मक आधार पर इसको लिखते हैं और इक्वेशन बनाते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, अमन जो है वह राहुल से बड़ा है, अमन को बीच में रखेंगे जो कि राहुल से बड़ा है, और छोटा किससे है, कपिल से। तो यहां पर सबसे बड़ा कौन हो गया, कपिल हो गया। ठीक है, कपिल से छोटा है। तो आपका पहला लाइन पूरा हो गया। सेकेंड लाइन पढ़िए, नमन सुशील से बड़ा है किंतु रवि से छोटा है। नमन की बात की गई, नमन आ गया। नमन जो है वह किससे छोटा है और किससे बड़ा है, तो नमन सुशील से बड़ा है। यहां पर बड़ा किससे हो गया, सुशील से। ठीक है, और छोटा किससे हो गया, रवि से। ठीक है, दो इक्वेशन बन गया। अब चलिए तीसरे लाइन को पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि कपिल जो है वह सुशील से छोटा है, कपिल छोटा है किससे, सुशील से। तो अब ये तीन इक्वेशन आपके आ चुके हैं। इन तीन इक्वेशन से अब एक इक्वेशन बनाते हैं और प्रश्न जो पूछा गया है उसे बताते हैं। तो यहाँ पर पूछा क्या गया कि सबसे अधिक आयु वाला व्यक्ति कौन होगा, यह आपको बताना है। तो सर्वप्रथम जो भी कंडीशंस दिए गए हैं उन कंडीशन को फॉलो करते हैं। देखिए यहाँ पर ये कंडीशन दिया गया है थर्ड लाइन में, और ये कंडीशन जो है इन दोनों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से मैच करता है। और यहाँ देखिए सुशील यहाँ दिया गया है और कपिल यहाँ दिया गया है। तो सुशील कहाँ मैच कर रहा है, सुशील लास्ट में है और कपिल फर्स्ट में है। तो प्रश्न में क्या कहता है कि सुशील बड़ा है,
अर्थात आपका जो ये सेकंड वाला लाइन है, ये जो सेकंड लाइन है वो पहले लिखा जाएगा। पहले आएगा रवि, ठीक है, फिर आएगा नमन, फिर आएगा सुशील, उसके बाद आएगा कपिल, क्योंकि कपिल जो है वह छोटा है किससे, सुशील से, तो यहां पर आ गया कपिल, फिर उसके बाद अमन, फिर उसके बाद राहुल। अब देखिए आपका यह जो इक्वेशन है पूरा हो चुका है। इस इक्वेशन में ये सबसे बड़ा है, ठीक है, आयु में सबसे बड़ा है और यह सबसे छोटा है। प्रश्न में क्या पूछा था कि सबसे अधिक आयु वाला व्यक्ति कौन है, तो सबसे अधिक आयु वाला रवि ही तो है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 2 का ए हो जाएगा कि रवि सबसे बड़ा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड दिया गया है, किसी परीक्षा में आरती को गौरांगी से तथा ज्योति को सपना से अधिक अंक मिले। आरती को किससे ज्यादा, तो गौरांगी से, ठीक है, गौरांगी से, तथा ज्योति को सपना से अधिक अंक मिले हैं। आपके पास 2 इक्वेशन है, ठीक है। अब फिर कहता है कि ज्योति को गौरांगी से कम अंक मिले, ज्योति को गौरांगी से कम अंक मिले, ठीक है। तो इसको यदि हम इस प्रकार से लिखते हैं तो गौरांगी इधर आ गई, ज्योति इधर आ गया, ठीक है। अब देखिए तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि सबसे अधिक अंक किस लड़की को मिला, सबसे अधिक अंक की बात की गई है। देखिए यहाँ पर गौरांगी लास्ट में है, ज्योति फर्स्ट में है, तो ऐसा ही इक्वेशन आपको दिया जाएगा। जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो कुछ इस प्रकार से ही होगा, तभी प्रश्न मैच हो पाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि गौरांगी को ज्यादा मार्क्स मिले हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा, आरती आ जाएगी, फिर आएगा गौरांगी, फिर आएगी ज्योति, ठीक है, फिर आएगी सपना। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन पूरा होता है इनका। अब ये जो इक्वेशन पूरा हुआ, इसमें आपसे क्या पूछा गया था कि सबसे अधिक अंक किस लड़की को मिला है, तो सबसे अधिक अंक देखिए आरती को मिला है, ए में दिया गया है, तो थर्ड का सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको प्रश्न दिया गया है और उसमें तर्क दिया गया हो तो उन 2 तर्कों को लिखो। जब 2 तर्कों को लिखोगे तो आपको फिर तीसरा तर्क पूछा जाएगा, उस तीसरे तर्क से आप कंसीडर कर लोगे कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, किसको अधिक मार्क्स मिला है, किसको कम मार्क्स मिला है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को सॉल्व कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ प्रश्न दिया गया कि 4 व्यक्ति एस, एच, के और आर ने किसी परीक्षा में भाग लिया। आर जो है वह के से अधिक योग्य है, एस जो है वह एच से कम लेकिन के से अधिक योग्य है, और आर जो है एस से कम योग्य है, ठीक है। इन सभी का इक्वेशन बनाते हैं। पहला इक्वेशन बनेगा कि आर जो है वह के से अधिक योग्य है, ठीक है, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन बनाइए, एस एच से कम, एस जो है वह एच से कम लेकिन के से अधिक योग्य है, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब थर्ड इक्वेशन बनाइए। थर्ड दिया गया कि आर एस से कम योग्य है, आर जो है वह एस से कम योग्य है, ठीक है। यहाँ पर आपके 3 इक्वेशन हो गए। अब इन 3 इक्वेशन में हमें क्या करना है कि इसे सॉल्व करना है और एक इक्वेशन बनाना है। तो आप पहले एक चीज ध्यान दो कि यहाँ पर ये जो कंडीशन दिया गया कि आर इज ग्रेटर देन के, ठीक है, और एक और दिया गया कि एस इज ग्रेटर देन के, लेकिन थर्ड में दिया गया कि एस इज ग्रेटर देन आर, मतलब एस जो है वह आर से योग्य है, अर्थात हमारा जो इक्वेशन बनेगा वह बनेगा पहले एच का, ठीक है, फिर बनेगा एस का। ये दोनों तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए थर्ड लाइन जो लाइन है इसमें क्लियर दिया गया है कि S जो है वह R से अधिक योग्य है, तो यहाँ पर S हो गया, फिर R हो गया, और फिर आपका यह पहला जो इक्वेशन था वो आ जाएगा कि यहाँ पर K योग्य है। तो इस प्रकार से आपका यह पूरा इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। अब चलिए उत्तर को पढ़ते हैं और इसमें से ढूंढते हैं कि कौन सा सही है। तो पहला दिया गया है कि R H से अधिक योग्य नहीं है, R जो है वह H से अधिक योग्य नहीं है, तो यह बिल्कुल सही दिया गया है क्योंकि अधिक योग्य कौन है, H है, क्योंकि H इज ग्रेटर देन R, है ना। तो यह पहला इक्वेशन बिल्कुल सही है। सेकंड पढ़ते हैं कि R H से अधिक योग्य है, R जो है वह कम योग्य है H से, तो सेकंड गलत हो गया। थर्ड दिया गया है K H से अधिक योग्य है, तो K सबसे कम योग्य है, ठीक है, तो यह भी गलत हो गया। और डी दिया गया कि H सबसे अधिक योग्य है, तो सबसे अधिक योग्य कौन है, H है ना, तो यहाँ पर 4 का ए उत्तर हो जाएगा। पांचवा आपका दिया गया है हेमंत सुनील से लंबा किंतु अमर से छोटा है, नाटा है, उसी को छोटा बोला जाता है। फिर नेक्स्ट दिया गया कि सुभाष विपिन से नाटा है, अमर विपिन से नाटा है, यदि सभी व्यक्तियों को उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम मतलब आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो सबसे लंबा कौन होगा। सिमिलर प्रश्न है, जैसा कि मैंने आपको सेकंड प्रश्न बताया था, तो सिमिलर वही है, बस उसको करके फिर आरोही क्रम में ला देना है और उत्तर आपको देना है। तो फिफ्थ क्वेश्चन आप मुझे बताओगे, ठीक है, यह प्रश्न मैं आपसे आज करता हूं। तो चलिए प्रश्न करते हैं। 6 दिया गया है
कि कुशल सुमन से लंबा है लेकिन मनोज से नाटा है। कुशल जो है, कुशल किससे लंबा है? सुमन से, ठीक है, लेकिन नाटा किससे है? मनोज से। ओके, ये जो है इंग्लिश में फर्स्ट 2 लेटर्स हैं इन नामों के, ठीक है। तो ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। अब बनाइए सेकेंड इक्वेशन कि सचिन विनोद से नाटा है। सचिन SC, ठीक है, नाटा है किससे? विनोद से, ठीक है, विनोद। तो यहां पर ये सेकेंड इक्वेशन बन गया, ठीक है। चलिए थर्ड इक्वेशन बनाते हैं कि विनोद सुमन से नाटा है। विनोद जो है वह सुमन से नाटा है। ओके, तो इस प्रकार आपके 3 इक्वेशन बन चुके हैं। अब यदि आप यहां देखें, इन 2 इक्वेशन को देखें, तो यहां पर विनोद कॉमन है, यहां पर विनोद है ना। तो इन 2 इक्वेशन से क्या निकलता है? तो इन 2 इक्वेशन से निकलेगा हमारा कि सुमन जो है वो बड़ा है किससे? विनोद से, और विनोद किससे बड़ा है? सचिन से, ठीक है। अब आपके पास देखिए इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन 4 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, कुछ कॉमन आ रहा है। देखिए यहाँ पर ये इसका लास्ट और इसका फर्स्ट आ रहा ना कॉमन, अर्थात मनोज सबसे बड़ा है, उसके बाद कौन बड़ा है? कुशल बड़ा है, उसके बाद कौन बड़ा है? सुमन बड़ा है, उसके बाद विनोद, उसके बाद सचिन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यह निकल के चला आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको निकाल लिया। अब इनमें ये सबसे बड़ा हो गया, ये सबसे छोटा हो गया। अब प्रश्न आपसे कहता है कि इसको लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम, अर्थात अवरोही होता है घटते क्रम, तो सबसे बड़ा पहले और सबसे छोटा बाद में। तो बिल्कुल सही है, अवरोही क्रम के अनुसार ही है। मनोज सबसे बड़ा है और सचिन सबसे छोटा है, तो अवरोही क्रम ही है। अब इसके अनुसार इसको व्यवस्थित कर दिए, और इसमें कहता है कि खड़ा होने पर सबसे लंबा कौन होगा, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा? मनोज आ रहा ना, है ना। मनोज आपके डी में दिया गया, यहाँ देखिए डी में दिया गया है मनोज, तो 6 का डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्नों को इस प्रकार से करना है। पहले आप इक्वेशन बना लीजिए, और इक्वेशन बनाइएगा तो इक्वेशन का जो फर्स्ट और लास्ट टर्म होगा वो आपस में मैच करता रहेगा, और जब ये 2 चीजें मैच करे तो आप कॉमन निकाल लिया करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि कुल 6 व्यक्ति हैं, ठीक है, इन 6 को ले लीजिए, और इनमें कहा जा रहा है कि बी जो है वह सी के पीछे है। तो पहले बी ले लीजिए, फिर सी हो गया, तो ठीक है, सी से पीछे बी हो गया। अब प्रश्न में कह रहा है कि सी जो है वह एफ का पड़ोसी नहीं है। तो यदि हम एफ को एक इंड पे डाल देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और इस बीच में 1-2 आ भी सकते हैं, तो वह पड़ोसी नहीं होंगे, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि डी एक सिरे पर है जो कि सी से 3 स्थान दूर है, अर्थात 1, 2, 3। यदि डी इस सिरे पर ले लेते हैं तो यह तीसरे स्थान पे आता है, ठीक है। अब प्रश्न में कह रहा है कि ए जो है वह ई व एफ के मध्य खड़ा है। यहाँ पर 2 पोजीशन खाली हैं, तो इन 2 पोजीशन में हमें ए इस प्रकार डालना है कि ई और एफ के मध्य में आ गया। तो ये देखिए यहाँ पर मध्य में आ गया, और डी भी एक छोर पे आ गया, और सी से तीसरे स्थान पे भी आ गया। अब प्रश्न में आपसे पूछता है कि सी किन 2 व्यक्तियों के मध्य खड़ा है। तो सी देखिए कहां खड़ा है, तो सी देखिए बी सी ई, तो ये जो खड़ा है वह बी और ई के मध्य खड़ा है। तो ई बी देखिए या बी ई, ये आपके डी में दिया गया है, तो 7 का डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 8वां दिया गया है कि 4 व्यक्ति ए बी सी और डी के पास भिन्न भिन्न धन है। यदि सी के पास केवल ई, बी और ए से अधिक धन है तो सबसे अधिक धन किसके पास है। तो आइए तुलनात्मक अध्ययन है, तो तुलना कीजिए। जैसे कि आपको दिया गया है कि सी के पास अधिक धन है किस किस से, तो ई से या बी से या ए से, ठीक है, इससे अधिक धन है। तो प्रश्न में ये कह रहा है, और प्रश्न में क्या दिया गया, ये देखिए यहाँ पर ए बी सी डी है ना, ये 4 व्यक्ति दिया गया है, तो यहाँ पर डी को कंसीडर नहीं किया गया है। तो बताइए सबसे अधिक धन किसके पास है। तो सबसे अधिक धन यहाँ पर डी के पास हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सी जो है वह इन तीनों से बड़ा है लेकिन डी से बड़ा नहीं है, इसलिए यहां जो होगा वह डी हो जाएगा। तो डी देखिए ए में दिया गया, तो 8 का ए उत्तर हो जाएगा। तो इन छोटी छोटी चीजों को भी आप कंसीडर करेंगे तभी ये प्रश्न आसानी से हो जाएगा, ठीक है। 9वां आपको दिया गया है, यदि आलोक अर्पित से लंबा है लेकिन आशीष से नाटा है, ठीक है। रवि उतना ही लंबा है जितना कि आलोक, लेकिन हरीश से लंबा है, तो हरीश होगा, हरीश छोटा होगा बड़ा होगा, ये आपको देखना है। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, आलोक को बीच में रखते हैं। आलोक जो है वह किससे लंबा है, अर्पित से, लेकिन छोटा किससे है, आशीष से, ठीक है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब चलिए सेकंड की ओर बढ़ते हैं। रवि उतना ही लंबा है जितना आलोक, रवि इक्वल्स टू आलोक,
रवि क्या है कि आलोक के बराबर है लेकिन हरीश से लंबा है, और यह हरीश से लंबा है। ठीक है, देखिए आपके पास दो इक्वेशन आ गया। इन दो इक्वेशन से आप क्या बनाओगे बताइए। यहां पर यदि हम बात करें तो क्या बनेगा, पहले बनेगा आशीष। ठीक है, आशीष बड़ा किससे है, रवि और आलोक से, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ठीक है, और आलोक किससे बड़ा है, हरीश और अर्पित दोनों से। यहां पर एक जगह आ गया अर्पित, एक जगह आ गया आपका हरीश। ठीक है, ये दोनों आ गया, ये दोनों कंसीडर हुआ क्योंकि इनको क्लियर नहीं किया गया कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है ना। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। अब चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में क्या पूछा है कि हरीश क्या होगा। हरीश, यहाँ पर देखिए हरीश क्या है, यहाँ पर हरीश जो है वह आलोक रवि आशीष से छोटा है ना। तो आलोक से भी नाटा हो गया, रवि से भी नाटा हो गया और आशीष से भी नाटा हो गया। तो यहाँ पर देखिए पहला दिया गया आशीष से लंबा, तो हरीश जो है वो आशीष से लंबा है नहीं ना, छोटा है, तो यह गलत हो गया। सेकंड है कि आलोक से नाटा है, बिल्कुल आलोक से भी छोटा है, रवि से भी छोटा है, हरीश से भी छोटा है, तो ये कंडीशन आपका सही हो गया। तीसरा दिया गया है कि अर्पित से नाटा है, अर्पित के बराबर हो सकता है क्योंकि अर्पित की बात की ही नहीं गई, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया कि उतना ही लंबा जितना आलोक, ये गलत है क्योंकि आलोक और रवि बराबर हैं जो कि बड़े हैं हरीश से। ठीक है, और अर्पित से भी। तो यहां पर जो आपका सही हुआ वह 9 का बी हो गया, तो 9 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 10 दिया गया है कि पी क्यू आर एस और टी 5 अलग अलग टावर हैं जिनकी ऊंचाई भिन्न है। टावर क्यू केवल टावर टी से छोटा है, क्यू जो है वह छोटा है किससे, टी से। ठीक है, सेकंड दिया गया है टावर एस पी और क्यू से छोटा है, पी एंड क्यू से छोटा है कौन, एस। ठीक है, तो बताइए सबसे छोटा टावर कौन सा है। तो यहां पर दो इक्वेशन बनते हैं हमारे पास, ये आपका पहला, ये आपका दूसरा। इन दो इक्वेशन से यदि हम निकालें तो पहले क्या आएगा, सबसे बड़ा टावर कौन सा हो जाएगा, टी हो जाएगा, क्योंकि यहां पर दिया गया है कि पी और क्यू जो है वह बड़े हैं किससे, एस से। तो पहले क्या आएगा, टी, फिर कौन आएगा, या तो पी या फिर क्यू, या फिर यहां पर क्यू या फिर यहां पर पी, और फिर आएगा एस, है ना। अब यहां पर देखिए आपका इक्वेशन तो ये निकला, लेकिन इनमें एक मिसिंग है, आर। आर का आंकड़ा दिया ही नहीं गया है, तो यह प्रश्न सॉल्व होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आंकड़ा अपर्याप्त पड़ रहा। यदि आर के बारे में थोड़ी सी भी दी जाती कि यह किससे छोटा किससे बड़ा है, तो आराम से यह प्रश्न सॉल्व हो जाता। ठीक है, इसलिए 10 का डी उत्तर हो जाएगी, आंकड़े अपर्याप्त हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 दिया गया है दक्ष मुकुल से लंबा है किंतु रोहन जितना लंबा नहीं। स्पर्श दक्ष से नाटा है लेकिन आयान से लंबा है। मुकुल और स्पर्श लंबाई में समान है, कौन सबसे नाटा, ये आपको बताना है। तो चलिए एक प्रश्न आप बताइए, ये दूसरा प्रश्न है जो मैंने आपसे पूछा है, तो इन दोनों का उत्तर देना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कि आपका जो प्रश्न है वो टाइप चेंज होने वाला है और इसमें ऊंचाई के आधार पर बांटा जाएगा। चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है हमें। तो चलिए इन आंकड़ों का अध्ययन करते हैं। इनमें दिया गया कि 5 खंभे हैं पी क्यू आर एस टी जिनकी ऊंचाई अलग अलग है। P की ऊंचाई Q की दुगुनी है, तो P की ऊंचाई की बात की जाए वह Q की दुगुनी है, 2 टाइम्स ऑफ Q। ठीक है, हाइट की बात की जा रही है। आगे दिया गया है Q की ऊंचाई R की 4.5 गुनी है। Q की ऊंचाई की बात करें तो वह 4.5 गुना है किसके, R के। ओके, फिर चलिए आगे दिया गया कि R की ऊंचाई S की आधी है, तो R की ऊंचाई S/2। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर दिया गया कि S की ऊंचाई T की आधी है, S की ऊंचाई T/2। ठीक है, T की ऊंचाई P से कम है, T की ऊंचाई जो है वह P से कम है। ठीक है, तथा R से अधिक है। ठीक है, अब प्रश्न में आपको पूछा गया है वो बताना है कि सबसे बड़े खंभे की ऊंचाई सबसे छोटे खंभे की ऊंचाई की कितनी गुनी है। तो चलिए क्या करते हैं कि इसमें ना कुछ मान लेते हैं। अगर बिना माने हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो यह प्रश्न शायद सॉल्व नहीं हो पाएगा, और यदि हम मैथमेटिकली यदि मान लेते हैं तो प्रश्न इजीली सॉल्व हो जाएगा। यदि हम इसमें मान लें, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई में r दिया गया है, r यदि मान लेते हैं, r यदि हम 10 मान लेते हैं, r = 10 फीट लंबा या मीटर लंबा कुछ भी मान लो, तो यहाँ पर देखिए पहले q क्या हो जाएगा, q = 45 मीटर। ठीक है, p कितना हो जाएगा, 45 × 2 = 90। ठीक है, Q P आ गया। अब चलिए अब बात करते हैं R की, तो R हमने 10 माना है, R = 10। ठीक है, तो S = क्या हो जाएगा, S = 2 × 10 = 20। अब T क्या हो जाएगा, T = S × 2 अर्थात 20 × 2 =
40 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबकी ऊंचाई आ चुकी है। सबसे बड़ा कौन हो गया? सबसे बड़ा 90 वाला, तो P सबसे बड़ा है, 90 है उसका। उसके बाद छोटा कौन सा है? Q, कितना है? 45, ठीक है। उसके बाद छोटा यदि बात की जाए तो कौन है? 40 वाला। उसके बाद छोटा 20 वाला। उसके बाद छोटा 10 वाला, है ना। P, Q, और ये है T की हाइट, ये है S की हाइट, ये है R की हाइट। ये हाइट आपको आ चुकी है, ठीक है। तो प्रश्न में आपसे क्या पूछा कि सबसे बड़े खंभे की ऊंचाई सबसे छोटे खंभे की कितनी गुनी है। तो सबसे बड़ा खंभा कौन सा है? P, जो कि 90 मीटर या 90 फीट लंबा है, और सबसे छोटा कौन सा? R, जो कि 10 मीटर या 10 फीट लंबा है। तो कितने गुना हो गया? 90/10 कीजिए इक्वल्स टू 9 गुना हो गया। तो 9 गुना यहाँ पर आपको C में दिया गया है, तो 12 का C उत्तर हो गया। और देखिए 13 करते हैं। 13 में दिया गया कि मध्य में आने वाली खंभे की ऊंचाई कितनी होगी यदि सबसे छोटे खंभे की ऊंचाई 10 फीट हो। जैसा कि हमने लिया है कि सबसे छोटे खंभे की ऊंचाई 10 फीट ली है, तो मध्य में जो आएगा उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो मध्य में देखिए यदि बात की जाए, मध्य में मध्य वाली कौन सी आ रही है? देखिए मध्य वाली यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 अर्थात 40 आ रही है। तो देखिए 40 फीट कहाँ दिया गया है? 13 के B में दिया गया है 40 फीट, तो 13 का B उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से भी कंसीडर किए जाते हैं, तो इन्हें भी कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस सेट को डाउनलोड करें। 14-15 दिया गया कि निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करना है और इसका उत्तर देना। यहाँ पर जानकारी दी गई है कि 5 सड़क हैं L, M, N, O, P, जिनमें की वो जो है तीसरे सबसे छोटी सड़क नहीं है। पहला कंडीशन आपका कहता है यदि 5 सड़क हो आपके पास, 2 छोर ये हो गए, 2 छोर और ले लो, एक ही मध्य का, तो मध्य में वो नहीं आएगा। वो या तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आएगा, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे वो नहीं आएगा, ओके। आपका पहला कंडीशन पूरा हो गया। सेकंड कंडीशन चलिए कि सड़क N केवल P से बड़ा है। सड़क N जो है केवल P से बड़ा है, अर्थात P सबसे लोएस्ट हो गया, N उससे बड़ा हो गया, ठीक है। तो P सबसे कम पे हो गया और सबसे बड़ा ये साइड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया गया है सड़क L केवल एक सड़क से छोटी है। तो सड़क L जो है यदि ये 5th पोजीशन है, तो सड़क L 4th पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। 4th, ये आपका 3rd, ये आपका 2nd, ये आपका 1st, ये पोजीशन आ गया। अब इस पोजीशन के अनुसार देखिए यहां पर या तो O होगा या M होगा, यहां पर आपका O होगा या M होगा। अब नेक्स्ट कंडीशन कहता है कि सबसे कम लंबी सड़क 70 है, सबसे कम लंबी P जो कि 70 है, और सबसे दूसरी कम लंबी जो है वह 120 है, अर्थात L 120 है, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि 5th पे कौन रहेगा और 3rd पे कौन रहेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि अगले प्रश्न पे हमें ध्यान देना पड़ता है, इस चीज को आप ख्याल रखिएगा। तो आप कभी कोई प्रश्न में फंसते हो वो आपका क्लियर होगा। देखिए 14 में ये चीज नहीं दी गई है, 15 में आपको दिया गया है कि सड़क O की लंबाई 130 मीटर है। यदि सड़क O की लंबाई 130 मीटर होगी तो वह 120 से बड़ा होगा ना, है ना। तो 130 यहां पर आ गया, तो यहां पर आपका M नहीं होगा। M कहां होगा? M आपका यहां होगा। ये क्लियर हो गया कि 3rd पोजीशन पे M है। अब M की लंबाई पूछता है, तो M की लंबाई क्या होगा? या तो यह 120 से छोटा होगा और 70 से बड़ा होगा, क्योंकि यह इसके बीच में है ना। तो ढूंढिए 120 से छोटा और 70 से बड़ा, तो ये 125 है जो कि 120 से बड़ा हो गया, तो यह नहीं होगा। 140 ये भी नहीं होगा, 120 भी नहीं होगा। उत्तर क्या होगा आपका? 100 मीटर, क्योंकि M जो है वह छोटा है 120 से। तो 14 का C उत्तर हो जाएगा, है ना। तो बहुत ही ट्रिकी चीजें यूज की जाती है, उसको आपको प्रयोग करना होता है। आगे बढ़िए 15 दिया गया है यदि सड़क O की लंबाई 130 मीटर, O की लंबाई कितनी हो गई? 130, M की लंबाई 100, P की लंबाई 70 और L की लंबाई आपका 120, L की लंबाई 120 है, ठीक है। अब प्रश्न में आपसे कह रहा है कि सड़क N जो कि P से 15 मीटर अधिक है। N जो है वह P से, तो P कितना है? 70 प्लस 15 इक्वल्स टू 85, ठीक है। तो सड़क O और N की लंबाई में कितना होगा? तो सड़क O जो है वह आपका 130 और सड़क N 85 आ गया। इन दोनों में अंतर कीजिए, कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 4 आ रहा था, 45 मीटर। तो सड़क O जो है वह N से 45 मीटर लंबा है। यहाँ पर कोई गलती की गई होगी, यहाँ पर देखिए 55 दिया है तो यहाँ पर 45 होना चाहिए। तो 15 का D उत्तर हो जाएगा, ओके। एक बार आप इसे रिपीट करके देखना, कोई गलती हो तो फिर आप कमेंट कर सकते हो। वैसे मुझे लगता है कोई गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में ही गलती की गई है, ठीक है। या तो इसकी लंबाई 135 होगी तो 50 मीटर हो जाएगा, या फिर इसकी लंबाई 130 है तो 45 मीटर होगा। बस यही 5 का डिफरेंस आ रहा है, उस वजह से आंसर नहीं मिल पा रहा। तो आप ये चीज एक बार देख लेना।
आगे बढ़ते हैं। निर्देश दिया गया कि प्रश्न संख्या 16 से 18 तक निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके दिए गए प्रश्न को सॉल्व करना है। इसमें कहा गया है कि एक परिवार में रामू, गणेश, सुशील, उमेश और रमेश 5 भाई हैं। गणेश रामू से 6 वर्ष तथा रमेश से 5 वर्ष छोटा है। रामू का जन्म 1995 में हुआ था। रामू सुशील से 4 वर्ष छोटा तथा उमेश से 3 वर्ष बड़ा है। तो आपको ये बताना है। चलिए 16, 17 आप करके बताइए। तो इनसे जुड़े यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं। ये 3 प्रश्न आप बताइए, ठीक है। तो कुल आपके 5 प्रश्न हो गए जो कि पूछे गए हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। 19 दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और दिए गए प्रश्न का उत्तर हमें ज्ञात करना है। आप आर्गुमेंट वाला क्वेश्चन करते हैं जिसमें कि कथन दिया गया रहता है और उस कथन से हम लोग ये निकालते हैं। तो सेम वही प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है यह प्रश्न। चलिए इसको मैं करता हूं। इसमें दिया गया है ए या तो बी से बड़ा या बराबर है। ए जो है वह बी से बड़ा या फिर बी के बराबर है, ठीक है, प्रश्न के अनुसार। फिर दिया गया है डी या तो सी से बड़ा या बराबर है। डी या तो सी से बड़ा या उसके बराबर है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि बी सी से बड़ा है। बी जो है वह सी से बड़ा है। तो उपयुक्त कथन क्या होगा ये आपको निकालना है। तो आपके पास 3 इक्वेशन है, 1, 2, 3। इन 3 इक्वेशन का आप क्या बना सकते हो, कुछ बन सकता है। देखिए अब देखिए इन 3 इक्वेशन का प्रयोग करके हमारा 2 इक्वेशन बनेगा। एक तो ये बन सकता है कि a इज ग्रेटर इक्वल्स टू b, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए दिया गया कि b जो है वह बड़ा है c से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि a इज ग्रेटर इक्वल्स टू b ग्रेटर देन c। आपका एक ये बन गया एंड दूसरा आपका बनता है कि d इज ग्रेटर इक्वल्स टू c। आपके पास ये 2 इक्वेशन बन के आते हैं। तो अब इन 2 इक्वेशन का हमें इन उत्तर में ढूंढना है। यहां दिया गया है कि B और D समान आयु के हैं। B और D ये हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर B और D का कोई संबंध नहीं बन रहा है। यहाँ पर देखिए कॉमन यहाँ पर या तो ये है या ये है। मैंने क्या बोला है कि या तो शुरुआत और अंतिम ये मैच कर रहा तभी उसका इक्वेशन बनेगा, अन्यथा इक्वेशन नहीं बनेगा। तो आपका पहला गलत हो गया, ठीक है। फिर आगे दिया गया है कि D C से बड़ा है। तो क्या दिया गया यहाँ पर कि D C से बड़ा या बराबर है। यहाँ पर बराबर भी तो हो सकता है ना, इसलिए ये प्रोबेबिलिटी गलत हो जाती है। नेक्स्ट दिया गया कि A C से बड़ा है 100%, क्योंकि B जो है वह C से बड़ा है इसलिए A भी इससे बड़ा होगा। तो ये 100% पॉसिबिलिटी है। ये पॉसिबिलिटी आपको 100% है। बाकी देखिए A B से बड़ा है। A बड़ा या बराबर कुछ भी हो सकता है ना, तो इसलिए ये गलत होता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी, इसका प्रायिकता अधिक बना तो C का बना कि A जो है वह C से बड़ा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। 20 दिया गया कि PQRST 5 वक्ता हैं, बोलने वाले व्यक्ति हैं जिन्हें क्या करना पड़ता है, किसी एक दिन व्याख्यान देना पड़ता है। R ने तो पहले और अंतिम वक्ता है। R जो है वह ना तो पहला, ये जो 5 वक्ता हैं इन 5 वक्ता में ना ही पहला है और ना ही अंतिम है। R का पोजीशन इनमें से नहीं है। R का पोजीशन 1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इनमें से R आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर R ले लेते हैं, R इस पोजीशन पे आ सकते हैं। फिर दिया गया है कि S के बाद 3 वक्ता हैं। अब कह रहा है कि प्रश्न में S के बाद 3 वक्ता, तो यदि हम शुरुआत करते हैं इस तरफ से तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। S के बाद 3 वक्ता आ गए। अब प्रश्न में कहता है कि T के पहले 3 वक्ता हैं, तो T के पहले भी 3 वक्ता हो गए। S यहाँ पर आपका R आ गया, ये T आ गया, ओके। अब प्रश्न में कहता है कि सबसे अंत में व्याख्यान कौन देता है। तो अब आपके पास कौन कौन बचे, देखिए आपका S आ गया, आपका R आ गया, आपका T आ गया, है ना। अब बचे कौन कौन, या तो P या Q। यहाँ पर या तो P आएगा या फिर Q आएगा, यहाँ पर या तो P आएगा या Q आएगा। अब देखिए इनमें एक ढूंढते हैं PQ का। यहाँ पर दिया गया है P Q के बाद व्याख्यान देता है। P जो है वह Q के बाद, तो यहाँ पर Q को कट कर देते हैं, Q को पहले पोजीशन पे ले आते हैं। तो सबसे पहले Q ने दिया, फिर उसके बाद T ने दिया, फिर उसके बाद R ने दिया, फिर S ने दिया, फिर P ने व्याख्यान दिया। कुछ इस प्रकार से इसको बढ़ते क्रम में ले लेते हैं। तो प्रश्न में क्या पूछता है कि अंत में व्याख्यान कौन देगा, अंत में कौन बोलेगा। देखिए सबसे अंत में कौन है, 5वीं पोजीशन में कौन है, तो P है ना। तो यहाँ पर देखिए P A में दिया गया है, तो 20 का A उत्तर हो जाएगा कि सबसे अंतिम वक्ता जो है वह P होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 दिया गया कि कारों की एक गैरेज में लाल रंग की कार बाएं से 17वीं, दाएं से 21वीं। गैरेज में कुल कितनी कार है। देखिए मैंने आपको बताया था कि 2 चीजों पे प्रश्न पूछी जाती है, एक तो तुलना के आधार पर, दूसरा उसके स्थान के आधार पर। तो ये स्थान वालों में आ गया। तो प्रश्न में जैसा कह रहा है कि बाएं से 17वीं, ठीक है, और दाएं से 21वीं।
इसमें क्या हुआ कि कार 2 बार कंसीडर हो गया, इन 2 पोजीशन को ऐड करके, और कार एक ही है ना तो इसलिए एक घटा देंगे, क्योंकि हम एक पोजीशन लेंगे और एक पोजीशन को घटा देंगे। यहां पर 2 बार कंसीडर हो जाए तो इन दोनों को योग कीजिए, कितना आ जाएगा, ये आपका 38 हो गया, उसमें से एक घटा दिए तो 37, अर्थात कुल कार की संख्या 37 हो गई। समझे इसे? यहां पर एक बार मैं इसे फिर रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि गैरेज में जो लाल कार है वह बाएं से 17वीं, यदि इधर से शुरू करते हैं तो 17वां पर, और राइट से शुरू करते हैं तो 21वां पे आता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि लाल कार जो है, रेड कार, वह दोनों बार ऐड हो रहा है ना। अगर हम इधर से काउंट करते हैं तो भी लाल ऐड हो रहा है, इधर से काउंट करते हैं तो भी लाल ऐड हो रहा है। तो वही चीज करते हैं कि इन दोनों को ऐड करके और एक लाल कार घटा देते हैं, क्योंकि 2 लाल कार ऐड हो गया और हमें एक के बारे में ही बताना है, तो एक को हमने घटा दिया, तो ये उत्तर आपका आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 दिया गया है कि खिलौने के एक व्यवस्थीकरण में छोटा भीम का खिलौना बाएं से 37वां है, बाएं से 37वां, इधर से 37वां है, और दाएं से 22वां है, दाएं से 22वां है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना हो गया, 9 हो गया ये आपका, और ये आपका 59 हो गया। अब कह रहा है कि उस व्यवस्थीकरण में कुल कितने खिलौने हैं, तो एक इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 58, तो कुल 58 खिलौने हैं। ठीक है, तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। ओके, अब देखिए 23 दिया गया कि छात्रों की एक पंक्ति में विपिन बाएं से 28 में तथा दाएं से 24 में है, वही करना है, सिंगल क्वेश्चन है। चलिए 23 आप करके बताइएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में कुल 23 प्रश्न थे, जिनमें कि 6 प्रश्न पूछे गए हैं। तो उन सभी 6 प्रश्नों का उत्तर मुझे चाहिए, क्योंकि हम यदि मेहनत करते हैं तो आपको भी थोड़ी मेहनत करनी बनती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो दोस्तों, यदि आपको सीआईएसएफ से जुड़ी नोट्स चाहिए तो वो भी उपलब्ध है पीडीएफ के रूप में। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ 7979946092। ठीक है, आपको 121 रुपीज़ का चार्ज रखा गया है सीआईएसएफ के लिए, जिसमें कि आपको चैप्टर वाइज में आपको क्या क्या आते हैं, एक आपका जीके, ठीक है, दूसरा आपका हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका होगा, तीसरा आपका रीजनिंग, और चौथा आपका मैथ्स। ठीक है, ये दिए जाएंगे। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट की संख्या 50 या उससे ऊपर होगी, समझ गए। और लास्ट वन ईयर के करंट अफेयर जो कि साथ में दिए जाएंगे। ठीक है, तो पीडीएफ का ये है, चार्ज 121 है। पे किस पे करना है आपको, पे इसी नंबर पे करना है 7979946092। ठीक है, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, जहां भी आप ढूंढेंगे इसी नंबर से मैं आपको मिल जाऊंगा। ठीक है, और यदि आपको फ्री का मॉक टेस्ट चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूं, फ्री मॉक टेस्ट सीरीज जो कि आपको हमारे वेबसाइट पे दिया जाएगा फ्री। वेबसाइट क्या है, www.studyandupdates.in। डॉट इन वाले पे फ्री आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दिया जाता है, वहां पर जाकर आप उस टेस्ट सीरीज को लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।